नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान अखिलेश सर, बाबा बुन्नेंदु जी, सुमित सर, मयंक सर और विचित सर, आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों की बाद वापसी की है विचित सर ने। सर, आज की चर्चा महाराष्ट्र को लेकर, जैसे हमने कल ही बता दिया दर्शकों को कि आज महाराष्ट्र पे चर्चा करने वाले हैं, और बहुत दिनों से विचित सर बोले भी नहीं हैं, इसलिए सबसे पहला मौका विचित सर को ही। सर, 85-85-85 एक तरफ डिसाइड हो चुका है। बोलने दे दीजिए आप। हाँ, शुरू कर दीजिए। हाँ, क्योंकि लिख भी रहे थे तो पता ही होगा। नहीं सवाल क्या सवाल फिर भी सवाल मयंक सर बता देंगे। सवाल महाराष्ट्र चुनाव पे बोल दीजिए ना। जो तैयारी करके आए हुए बोल दीजिए। ये एग्जाम का न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी के तहत एनईपी नया है। वो बचपन में एक चुटकुला सुना था ना कि निबंध तैयार किया गाय पे, हाँ। और ये आके बैठ गए महाराष्ट्र पे। तो आप ऐसे शुरू करिए कि महाराष्ट्र में बहुत गाय होती है और गाय के 4 पैर होते हैं, फिर आगे आप शुरू हो जाइए। गाय को वहाँ पे राष्ट्रीय माता का दर्जा भी दिया गया है, राज्य माता का। तो सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसी पे बोल दीजिए आप। हाँ नहीं ठीक है। सेना वर्सेस सेना, पवार वर्सेस पवार, कौन दमदार, इस पे बोलिए। ये यूपीएससी का एग्जाम है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? यही यहाँ से टट्टा हो रहा है। हम लोग थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं कि चुनाव लड़ अभी इस बीच एक खबर आ गई है। खबर दे देता हूँ, खबर पहले ले लीजिए कि जो अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से चल रहा था कि वल्ली की सीट पे मिलिंद देवड़ा लड़ सकते हैं, वो खुद मिलिंद देवड़ा ने भी ट्वीट करके पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वल्ली का विकास हो, और एक तरह से वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वल्ली के लिए जो भी मेरा एजेंडा है मैं जल्दी बताऊँगा। कन्फर्म। ये चुनाव शरद पवार के परिवार में जो वंशवाद से शुरू हुई थी, वो विरासत से होते हुए गृह युद्ध पर पहुंची, वहां तक ये चुनाव जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में उसका सेमीफाइनल था। ऐसा लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में उसका फाइनल खेला जा रहा है, क्योंकि इसमें एक तरफ जो काम लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने किया, इस विधानसभा चुनाव में वही काम शरद पवार ने किया है। आप इसको नहले पे दहला कह दीजिए या बदले की राजनीति कहिए, आप जो उसका नाम उसको नाम दीजिए, क्योंकि अब बारामती सीट सबसे अहम हो गई है। आज की तारीख वो पहले भी हॉट सीट रही है, जहां पिछले 3 दशक से विधानसभा का चुनाव अजित पवार जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अभी हम लोग डिस्कशन कर भी रहे थे कि 48,000 वोटों से वहां पर, जब लोकसभा चुनाव में बारामती विधानसभा क्षेत्र में देखें तो शरद पवार की एनसीपी, जिसमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले लड़ रही थी, वो अपनी भाभी सुनित्रा पवार से 48,000 वोटों से वहाँ आगे थी। तो अगर ये वोट लोकसभा का विधानसभा में बदले, हालांकि ये स्पष्ट किया जाए कि ऐसा होता नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लोकसभा में किसी को 48,000 वोटों से मार्जिन मिला तो वो विधानसभा में भी वही फासला रहेगा। वो बदल सकता है, और हो सकता है कि पूरा बदल सकता है। लेकिन फिर भी ये अब लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, और ख़ास बात यह है कि एक चाचा को भतीजे ने चुनौती दी, अजीत पवार ने। अब अजीत पवार को उनके ही सगे भतीजे ने चुनौती दी है, युगेंद्र पवार ने। अब युगेंद्र पवार परिवार के युग को कितना बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये सब चीज़ें 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में दूसरी तरफ शिंदे का है, वहाँ भी असली शिवसेना कौन सा है, शिंदे की शिवसेना है या उद्धव ठाकरे की, ये भी यहीं से पता चलेगी। लोकसभा का चुनाव चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, या अजीत पवार हो, या एकनाथ शिंदे हो, उन लोगों के लिए लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनका अस्तित्व अपने राज्य के चुनाव से ज़्यादा जुड़ी हुई है। इस स्थिति में ये विधानसभा का चुनाव दोनों तरफ की शिवसेना और दोनों तरफ की एनसीपी का भाग्य निर्धारण करने वाली हैं, और ये साबित होगा कि कौन असली है। मतलब असली का मतलब कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से होता है वो नहीं, जनता किसको असली मानती है, क्योंकि चुनावी राजनीति में तो जो मतदाता चाहेंगे वही आखिरी होगा। अब इससे भी ज़्यादा ये है कि ये चुनाव पहले भी काफ़ी इस पर चर्चा हो चुकी होगी, मैं समझता हूँ कि पहली बार कई कोणीय है। 6 राजनीतिक दल हैं,
दो ध्रुव हैं, छोटी छोटी दूसरे दल भी हैं, ओवैसी से लेकर के प्रकाश आम्बेडकर तक, ये सब लोग अपने, और मनोज जरांगे की बात भी चल रही है, पता नहीं वो कितना चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या माहौल बना करके छोड़ देंगे, जो भी हो, या अंदर ही अंदर किसी को समर्थन देंगे या किसी का विरोध करेंगे, कुछ भी हो, लेकिन इन सबों का इस चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इस चुनाव का असर अगर पड़ेगा तो दो दलों पर पड़ेगा, कांग्रेस और बीजेपी पर। हरियाणा में चुनाव जीत करके हैट्रिक लगा करके बीजेपी ने जो लोकसभा में उसका मनोबल थोड़ा गिरा था, उस मनोबल को फिर से उसने हासिल किया है, या ये कहें कि उसका मनोबल अभी 7वें आसमान पर है। अब ये चुनाव, चाहे ये गठबंधन जीते या वो दो गठबंधन, उस महाराष्ट्र की राजनीति से दिल्ली की राजनीति बहुत हद तक आगामी कई चुनावों के लिए निर्धारित होगी। अगर कांग्रेस एमबीए की वहाँ पर सरकार बन जाती है तो जो झटका उसको हरियाणा में लगा था उससे उबरने का उसे एक मौका मिलेगा, और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनने का भी एकजुट बने रहने का भी एक सीमेंट का काम करेगा। लेकिन अगर कहीं हार होती है तब उस स्थिति में बीजेपी को तो जो फायदा होगा, अब उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो चूंकि पावर में है ही, राज्य में भी पावर में थी, केंद्र में भी थी। लेकिन अगर कहीं इंडिया एमबीए वहाँ हार जाती है चुनाव, तो इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखना भी धीरे धीरे मुश्किल होने लगेगा। बाबा, एक सवाल आपसे पूछना था कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले उसके बाद में इंडिया ब्लॉक के लिए कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है और अभी तक इंटैक्ट रखा है, लेकिन कांग्रेस बहुत कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप 100 की बात कर रहे थे लेकिन 85 पे अटक गए, और यूपी में भी हमने देखा बाई इलेक्शन से आप दूर हो गए क्योंकि आपको इंडिया ब्लॉक बचाना था। आखिर मोमेंटम क्या सच में भी इतना लॉस हो गया हरियाणा इलेक्शन हारने से कि आप महाराष्ट्र में बार्गेनिंग पावर आपकी इतनी कम हो चुकी है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा कि मोमेंटम लॉस हुआ है या नहीं है, लेकिन आप इतना तो आप कहेंगे कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी रही महाराष्ट्र में जिसको कि आप तमाम कोशिशों के बावजूद तोड़ नहीं सकी बीजेपी, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए शिवसेना को 2 फार करना पड़ गया और एनसीपी को 2 फार करना पड़ गया, जबकि सबसे कमजोर कांग्रेस बताया जा रहा है। सबसे कमजोर कांग्रेस बताया जा रहा है। अब तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बातें हो रही, थोड़ा आपको महाराष्ट्र समझा देता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र में जो 288 सीट हैं और दूसरा बड़ा राज्य है यूपी के बाद, 48 लोकसभा की सीट है। वेस्टर्न महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र की 70 सीटें हैं, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, सोलापुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, 70 सीट यहाँ पे आती है। एनसीपी ने पिछली बार यहाँ पर 27 सीटें जीती थी जी। कांग्रेस 12, बीजेपी 20 और शिवसेना 5, यूनाइटेड शिवसेना। लोकसभा की बात करें तो 12 में से 8 सीटें जो हैं इस बार यहाँ पर जो है एमबीए को मिली है। विदर्भ आता है, दूसरा बड़ा क्षेत्र है ये विदर्भ। आप जानते हैं नागपुर, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा, ये सब, ये जो क्षेत्र है ये फडणवीस का है। फडणवीस, नितिन गडकरी वर्सेस नाना पटोले। आपको बता दूं कि 2014 में यहाँ 62 में से 44 सीट बीजेपी जीती थी विधानसभा में, लेकिन 2019 में 29 सीट जीती। यदि लोकसभा की बात करूं तो यहाँ भी एमबीए जो है 7 लोकसभा सीट जीती है, जिसमें 5 जो है कांग्रेस ने जीती है। यही वजह है कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है शिवसेना से। शिवसेना कहती है विदर्भ में हमें सीट दो, कांग्रेस कहती है विदर्भ में हम सीट नहीं देंगे। कुछ सीटें जो है उन्होंने अनाउंस कर दी है। तीसरा बड़ा जो इलाका है वो मराठवाड़ा का इलाका, औरंगाबाद, भीड़, जालना, लातूर, नांदेड़, यहाँ पर जो है शिवसेना भी है, लेकिन कांग्रेस का भी यहाँ पे लातूर वगैरह जो है परंपरागत विलासराव देशमुख का क्षेत्र रहा है। आपको जो स्पीकर साहब थे अपने यहाँ, क्या नाम था उनका, शिवराज पाटिल, वो भी लातूर यहीं से थे। 46 सीट आती है, लेकिन यहाँ पे एक नया जो मनोज जरांगे जो का उदय हुआ है वो भी यहीं से है। 8 लोकसभा की सीटें हैं, 3 कांग्रेस, 3 यूबीटी, 1 एनसीपी शरद और 1 शिवसेना ने जीता है, मतलब शिंदे साहब ने। 2019 की बात करें असेंबली इलेक्शन की तो बीजेपी 16 सीटें जीती थी मराठवाड़ा में, शिवसेना 12, कांग्रेस 8 और एनसीपी 8। ये जो है एरिया है, ये कहा जाता है कि पवार साहब का गढ़ है। उसके बाद बाकी जो एरिया, अच्छा ये और ये एरिया वैसा है, ये जो है वो हैदराबाद से लगता है, तो पहले निजाम स्टेट में आता था, तो यहीं पे आप देखेंगे AIMIM जो है वहाँ भी है यहाँ पर। उसके बाद नॉर्थ महाराष्ट्र है, 47 सीटें हैं,
बीजेपी ने 2019 में 16 जीती थी, एमबीए के पास लोकसभा में एमबीए के पास 4 सीटें हैं, यहाँ पर यूटी के पास 2 सीटें हैं, समझे। 2019 में यदि विधानसभा का ब्रेकअप दूं तो बीजेपी 16, एनसीपी यूनाइटेड जो थी वो 13, कांग्रेस 7, शिवसेना 6, एमआईएम और इंडिपेंडेंट ने भी दो सीट यहाँ पे जीती थी। फिर जो बड़ा इलाका है कोंकण और मुंबई को मिलाकर के यदि आप कर लें तो करीब 75 विधानसभा सीट आती है। ये कोंकण जो है वो बैटल फील्ड है शिवसेना का, समझे, और मुंबई को भी कहा जाता है कि ये बैटल फील्ड है शिवसेना का। तो यहाँ पर जो है अभी लोकसभा की जो उसके अनुसार कहें तो शिवसेना ने 3 जीते थे, बीजेपी ने भी 3 जीते थे, यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे ने 3 जीते, कांग्रेस 1, पवार साहब 1 और अजीत पवार ने 1 सीट यहाँ पर जीता था। 75 विधानसभा में यदि यूनाइटेड शिवसेना के पास 29 सीटें थी, बीजेपी के पास भी 27, क्योंकि बीजेपी मुंबई में और इस एरिया में स्ट्रांग है। कांग्रेस के पास 4 ही विधानसभा थी, 6 जो थी एनसीपी के साथ थी, वंचित अघाड़ी के पास 3 थी, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पे 2, एमएनएस 1, सीपीएम और इंडिपेंडेंट 2। तो ये है एक वस्तु स्थिति। अब यहाँ पर जो चौतरफा जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें जो अपनी अपनी जमीन बचा जाता है वो ही मायने रखेगा। लोकसभा चुनाव के बाद एमवीए का अपर हैंड है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। सीट वाइज सीट आपको लड़ना होगा, क्या मुद्दे हो जाते हैं। अब एक समय में जब शिवाजी की मूर्ति गिरी थी तो लगा था बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, आज कोई याद भी नहीं कर रहा। और पवार साहब से मैं मिला था, उन्होंने यही बात मुझे कहा था कि देखो ये बहुत पहले हो गया, क्या पता लोगों को याद रहे, चुनाव के समय तक नहीं। ये मतलब वो आदमी देखिए इतना साल पॉलिटिक्स में, उसी दिन मुझे कह दिया था, उनके 2-3 दिन बाद में उनसे मिला, उन्होंने कहा कि मैंने बोला सर बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग को हाथ लगा, पता नहीं, कह नहीं सकते कि वो तब तो आप याद दिला दीजिए, आपके पास आपने याद दिला दिया, आज आपने शिवाजी की स्टेचू गिरी थी, आपने याद दिला दिया, सब पब्लिक भूल गई थी। नहीं, मुझे याद आ गया कि उन्होंने ये बात कही थी कि क्या पता, क्योंकि उस वक्त बड़ा जोश था ना, बहुत बिल्डअप किया जा रहा था। आज के दिन कोई मुद्दा उतना सुनाई नहीं दे रहा है। तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, लेकिन महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जो पवार की विरासत तो तय करेगा ही, अजीत पवार के पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करेगा, ये भी तय करेगा कि शिवसेना कौन किसकी होगी। और पहली बार ये तय होगा कि कोई नॉन ठाकरे भी शिवसेना, असली शिवसेना कहलाए। अखिलेश सर, ये बीजेपी के अंदर की बात करें तो 99 सीटों की घोषणा हुई और इधर 45 सीटों की घोषणा हो गई, अलग अलग पार्टीज ने की, लेकिन सीट्स का अभी तक फाइनल डिक्लेरेशन नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि 15 की भी बातचीत चल रही है, कुछ सहयोगी हैं, क्या उसके सहयोगी की भी कुछ क्लियरिटी नहीं है कि सहयोगी है कौन। और दूसरा अब देखने को मिल रहा है कि आनंद दिघे के जो भतीजे हैं उनको शिंदे साहब के खिलाफ उतारा गया, वहीं आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए अब मिलिंद देवड़ा को उतारा जा रहा है। तो बड़े लीडर्स को भी एक तरीके, जैसे हमने अजीत पवार का बताया, बड़े लीडर्स को भी पहले कहता था ना कि बड़े लीडर्स को हमेशा बड़ी पार्टीज एक क्लियर थोड़ा सा देती, वीक कैंडिडेट उतारती ताकि उन्हें फाइट, लेकिन अब देखने को बदल गया सिस्टम। अब बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे सीटों पर कॉन्टेस्ट हो रहा है। कई सारी बातें आपने की, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस आपने की हैं। तो पहली बात तो जहाँ तक नंबर ऑफ सीट्स का है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो हमारी बातचीत हुई है बीजेपी में, उनका ये कहना है कि ये नंबर हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, वो तो आप अपने आप जोड़ लीजिएगा। इसलिए नहीं बताएंगे, जैसे हम बताएंगे तो आप क्या चलाएंगे कि बड़ा भाई कौन, बड़ा भाई ये तो फिर सीएम कौन। तो ये जो पूरी बहस है ना, वो बहस चली आई कहीं और यही कारण है कि जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 85 वाली, जी मुझे लगता है कि बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, खिचड़ी पकी नहीं थी, हाँ, और कच्ची खिचड़ी परोस दी। और इसी कारण जो भ्रम फैला, क्योंकि एक तो पहले तो जोड़ ही नहीं पाए, 85 को 270 बोल दिया, हुई थी 255। सही बात। तो वो जोड़ का हिसाब किताब नहीं बैठा। उसके बाद जो सीटों की संख्या आई उसको लेके भी दिक्कत हुई। जो उससे पहले ही शिवसेना यूबीटी ने अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी, हाँ, और उसमें पहली जो 2 कैंडिडेट्स की थे सीटें थी वो थी उनकी पीडब्ल्यूपी की, पीडब्ल्यूपी की सीटें थी। इसलिए उनको बोलना पड़ा संजय राउत को कि नहीं, ये तो हम इसमें करेक्शन करेंगे, टेक्निकल एरर है। मतलब कैंडिडेट लिस्ट में कहाँ से टेक्निकल एरर, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में तो टेक्निकल एरर आ सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी का भी हुआ था सर, नहीं, वो तो टेक्निकल एरर नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि हमें सूची वापस दे दीजिए, वापस ले दे कुछ इरर ही तो बताया था। तो वो ये होता है, लेकिन ये उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। फिर दूसरा सवाल जो आपने पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये वॉकआउट देने की एक परंपरा रही थी कि जो बड़े नेता हैं इनके खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़ा करो और वॉकआउट दे दो। लेकिन पिछले 10 साल में जब से मोदी और अमित शाह आए हर सीट के लिए
वो चाहे राज्यसभा की सीट हो, चाहे नगर निगम की वार्ड की सीट हो, चाहे पंचायत में उसकी सीट हो, पंच की सीट हो, हर सीट के लिए फाइट करना है, किसी भी सीट पे वॉक ओवर नहीं देना है। पार्टी का जो संगठन है उसकी क्षमता इसी बात से पता लगती है कि पार्टी कितनी मजबूत है, कि आप कितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हो। क्योंकि आप राजनीतिक दल हो, आप कोई समाज सेवा करने के लिए या एनजीओ की आप नहीं चला रहे हो, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हमारा संगठन मजबूत है, हमने अच्छी टक्कर दी है। तो हर चुनाव को बहुत सिंसियरली आप लड़िए। और हुआ भी बीजेपी को इसका नुकसान आप जानते हैं कि कब हुआ, जब बीजेपी का शिवसेना का गठबंधन रहा इतने लंबे समय तक और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही, तो उसके चलते जब बीजेपी को अपने पैर पसारने का मौका मिला, तो बीजेपी ने ये पाया कि ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर कि जो 30 साल से हमने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमारा झंडा ही नहीं फहरा, हम सिर्फ शिवसेना के नाम पे वोट मांगते रहे। तो यहाँ ना तो हमारे यहाँ पर कार्डर है ना कुछ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो वो बीजेपी ने गलती पिछले 10 साल में ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी के अंदर वाली सीट भी तो अनाउंस नहीं हुई ना, उनकी गठबंधन की भी क्लियरिटी नहीं है। आज की तारीख में भी नहीं पता है कि महायुति जो है उसमें कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है। नहीं, वो तो हो गया ना, करीब 45 सीटें मेरे ख्याल से अजीत पवार की पार्टी की हो गई, 75 सीटें अभी तक शिंदे की जो शिवसेना उनका अनाउंसमेंट हो गया, 99 हो गया। बाकी अभी 1-2 दिन भी हैं, उसमें उन्होंने बोला कि कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी जो मोटे तौर पर महायुति का है उसमें 10 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ये बात खुद देवेंद्र फडणवीस ने कल कही जब वो नागपुर पहुंचे। आज उन्होंने पर्चा भरा और कल आप जानते हैं कि अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे बैठक हुई है। सारे महायुति के बड़े नेता यहाँ दिल्ली आए थे, उनके साथ लंबी बातचीत हुई। अभी भी 10 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है और वो कह रहे हैं कि इस पर भी मामला तो इस बार बड़ा भाई बीजेपी है और मुख्यमंत्री भी वही होगा, यही कॉन्सेप्ट है। मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कोई भी। सर कई बार होता है ना, कोई उप मुख्यमंत्री बहुत समय तक उप मुख्यमंत्री बना रहता है तो फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना ही खत्म हो जाता है। नहीं, सवाल तो मुख्यमंत्री को रह चुके हैं ना, जो उप मुख्यमंत्री वो तो मुख्यमंत्री थे, ये तो पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो तो है। क्या अभी उप मुख्यमंत्री हैं तो कहीं आगे लंबे समय तक ना बने रहे। अब वो तो बात देखना पड़ेगा नंबर्स किस तरह से आते हैं, लेकिन अभी तक तो इशारा बीजेपी का यही है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है, यानी एकनाथ शिंदे सीएम और अजीत पवार और साथ ही देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम, ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये 2 सीटों की बात हो रही थी, मिलिंद देवड़ा का भी हमने बता दिया कि पुष्टि कर दी उन्होंने कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह से बारामती की भी जो सीट है उसमें पुर्णेंदु ने बड़ा अच्छा डेटा भेजा, वो वही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उससे ये मोटे तौर पर लग रहा है कि बारामती, आप देश में कहीं भी चले जाए किसी कोने में, किसी बच्चे से पूछ लीजिए जिसको राजनीति की समझ ना भी हो, कि बारामती सुनते आपके दिमाग में किसका ध्यान आता है, तो वो कहेगा कि शरद पवार का नाम आता है। तो वो शरद पवार का गढ़ है और 3 बार पिछली बार लगातार अजीत पवार वहाँ से जीत रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार के नाम पर वो जीत रहे थे। उनका अपना भी क्लाउड होगा, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन नाम सर डेटा हमने 3 इलेक्शन का दिया है, लेकिन वैसे वो 91 बाईपोल मतलब 7 बार से जीत रहे, 91 से लगातार एमएलए हैं वो अजीत पवार, और उसके पहले उनके चाचा जी रहते। तो वो बारामती का नाम लेते ही आपको शरद पवार का ध्यान आता है। तो ऐसे में उस गढ़ से अजीत पवार को अपने सामने चुनौती रहेगी। और जो शुरुआत में मनोरंजन ने बात कही कि ये चुनाव ये भी बताएगा, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि असली कौन नकली कौन, कि असली शिवसेना किसकी है, असली एनसीपी किसकी है, किसके पास बाला साहब ठाकरे की विरासत है, किसके पास शरद पवार जी की विरासत है, ये सारी बातें भी इस चुनाव में साफ हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ, छोटा सा चीज, जो अखिलेश ने कहा ना कि यही प्रेजेंट जो सेटअप है वही रहेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यदि बीजेपी 150 सीट लड़ रही है और सरकार करीब 110 ही लड़े पाएगी, 150 105 ही हो, 155 के ऊपर 150 सीट कर रही है बीजेपी। हाँ, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन में ना, ये जो सरकार बनाने के लिए जो नंबर की जरूरत होगी ना, वो नंबर है शिंदे के पास, समझ गए आप। इसलिए ये प्रेजेंट सेटअप को बरकरार रखना। आप उनका स्ट्राइक रेट देखो ना, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर रहा तो वो एकनाथ शिंदे का रहा। बीजेपी का तो बीजेपी का नंबर 2 पे रहा और अजीत पवार का नंबर अलायंस में इनका 30-25% इनका रहा, अजीत पवार का 4 में से 1 जीती। उधर आप देख लो बीजेपी का, तो वो मेरे ख्याल से 30% के करीब रहा और शिंदे का जो है वो 40 के करीब रहा। तो वो स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है और यही कारण है कि बीजेपी को लगता है कि एकनाथ शिंदे के साथ जाना मतलब वो घाटे का सौदा नहीं रहा। तो जो बीच में खबर आई थी कि संजय राउत मिल रहे हैं बीजेपी अमित शाह, वो फर्जी है। उसको खबर नहीं बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं। आप सोशल मीडिया थोड़ा कम देखा करें। ठीक है मैंग सर, नहीं एक सवाल पूछना था कि यूएस इलेक्शन की काफी बात चल रही है क्योंकि वो भी 6 तारीख को, तो उसमें ना एक स्विंग स्टेट की काफी चर्चा है। सारे जो कमला है चाहे ट्रम्प है, वो सिर्फ स्विंग स्टेट से जा रहे हैं। तो ये जो विदर्भा रीजन जो है वहाँ के महाराष्ट्र के,
आपको कौन सा ऐसा रीजन लगता है जो स्विंग स्टेट्स की तरह काम करेगा? वही एकदम आपने सही कहा, विदर्भ ही है। और विदर्भ में 2014 में बीजेपी ने स्वीप किया, 2019 में बीजेपी कम हो गया था वहाँ। ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे पेपर पे तो वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और ये हम लोग बहुत पहले भी चर्चा करते थे कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में, आरएसएस का हेडक्वार्टर कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये ट्रेडिशनली। तो और वही स्विंग करता है। 3 बार जीते थे यार। हाँ, 6 या 7 बार वो सांसद एमपी थे, रहते हैं। हाँ, हाँ। सही बोल रहे हैं। लेकिन हम कुछ दूसरा चीज बोलना चाह रहे हैं। एक चीज बता देता हूँ, 2014 में बीजेपी ने 44 सीट जीती थी, 2019 में घट के 29 हो गई। तो वही वो स्विंग है। लेकिन हमको 4-5 चीज और बोलना है। एक तो कि हाँ, अरे आज 4-5 जल्दी नहीं, आराम से। 4-5 चीज अलग राठौर जी अलग चले गए। 4-5 चीज ये बोलो। पहला है कि इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, महाराष्ट्र का रिलेटिव अंडर डेवलपमेंट। रिलेटिव हम ये बोल रहे हैं कि अभी भी वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट महाराष्ट्र ही है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात यही सब है, कर्नाटक, हैदराबाद, ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब। महाराष्ट्र अभी भी टॉप 5 में तो है ही। लेकिन महाराष्ट्र में रुचिर शर्मा एक वीडियो में बहुत अच्छा आंकड़ा दे गए थे। उन्होंने कहा था क्या कि महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के रीजन को अगर आप हटा दें तो पहली बार रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है टॉप 10 में नहीं है। ये 10 साल की कहानी है, 15 साल की कहानी है। तो इकोनॉमी का ग्राफ महाराष्ट्र का, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र का तेजी से गिर रहा है। अब हम लोकसभा में ये लगा, लोकसभा के वर्डिक्ट में ये लगा कि शायद इसका गुस्सा केंद्र सरकार, लोग मान रहे हैं इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार। विधानसभा में पता चला है कि एक बार वो गुस्सा अगर था तो वो वन ऑफ था या फिर वो कंटिन्यू कर रहा है गुस्सा। एक इस चीज़ को देखेंगे। दूसरा चीज़ हम देखना चाहेंगे, बीजेपी इधर हम यूपी, बिहार, हिंदी पट्टी में हम लोग बीजेपी को मानते हैं कि अपर कास्ट की पार्टी है। महाराष्ट्र में उल्टा है, वो बीजेपी ट्रेडिशनली ओबीसी की पार्टी रही है, और मराठाओं की और अपर कास्ट की पार्टी कांग्रेस रही, कांग्रेस और एनसीपी रही थी। विधानसभा में ऐसा होता दिखा नहीं ट्रेडिशनली। और 2 दिन से इंडियन एक्सप्रेस चला रहा है कि एसटी डोमिनेटेड सीट्स पे और एससी डोमिनेटेड सीट्स पे बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। तो बीजेपी का एक बड़ा पॉकेट जो है ओबीसी का, अब ओबीसी और मराठा में कन्फ्यूजन है, दोनों में कन्फ्यूजन है कि ओबीसी लिस्ट में मराठाओं को ऐड करेंगे तो ओबीसी नाराज है, मराठाओं को लगता है कि हम इनके साथ क्लब कर दिया गया तो उनको भी लगता है कि ये दोनों जो अंडर करंट है ये कैसे रिकॉन्साइल करेगा, किसके फेवर में जाएगा, ये दूसरा चीज़ है जिस पे मेरी नज़र रहेगी। लोकसभा में, लोकसभा के वर्डिक्ट ने बता दिया कि रियल एनसीपी कौन है। रियल शिवसेना अभी तक वो क्लियर नहीं है, 50-50 का मामला था, लोकसभा में 50-50 रह गया। इस बार पता चलेगा कि वो किधर टिल्ट होता है। अब हमको इस बात पे हम में से किसी को कन्फ्यूजन नहीं है कि रियल एनसीपी जो है रियल लोगों की नज़र में, अब वो सरकारी नज़र में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस की नज़र से नहीं, लेकिन लोगों की नज़र में रियल एनसीपी शरद पवार का ही है। ये सेटल हो गया है लोकसभा के बाद, और लोकसभा में रियल शिवसेना का सेटल नहीं हुआ है। तो वो तीसरा फैक्टर होगा जिस पे मेरी नज़र रहेगी। और विदर्भ स्विंग है, और विदर्भ में मेरे बड़े भाई भी रहते हैं, और मेरा भी बहुत पहले एक घर हुआ करता था, तो विदर्भ से मेरा पुराना तो आप नागपुर से आते हैं? नागपुर में मेरा घर हुआ करता था कभी। अरे तो मैं मेरे बड़े भाई लेकिन रहते हैं वहाँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मयंक सर, जो आपने कहा कि ओबीसी और मराठा, तो ये कहा जा रहा है कि जरांगे पाटिल के आने के वजह से ओबीसी जो है उधर शिफ्ट करेगा, जिधर जो के मराठा के अपोजिट शिफ्ट करेगा। ये थोड़ा सा हमको लगता है क्या कि पिछले 10 साल में थोड़ा सा ये डाइल्यूट हुआ है सब तरह से। ओबीसी का किसी जैसे जहाँ जाट किया वहाँ पे अदर बैकवर्ड नहीं करता है, किया नहीं, ऐसा जहाँ यादव करता है वहाँ अदर बैकवर्ड दूसरे साइड करता है। वही स्थिति क्या महाराष्ट्र में भी हो सकती है? कई जगह मैंने पढ़ा है ये बात। हाँ, ये हमको लगता है कि डाइल्यूट हो गया है। पहले जो ट्रेडिशन था, हमने कहा कि 2014 से पहले माना जाता था कि मराठा जनरली कांग्रेस और एनसीपी को वोट करते हैं, और ओबीसी का वोट, और गोपीनाथ मुंडे का लेगेसी था ट्रेडिशनली। लेकिन 2014 के बाद चेंज हुआ, और उसमें इन्होंने, अखिलेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बीजेपी ने अपने दम पे खड़ा किया, और अपने दम पर खड़ा करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स इंपोर्ट किए। उसमें से बहुत
स्ट्रॉन्ग मराठा लीडर्स भी थे, इसीलिए ये डिवीज़न जो है अब होल्ड नहीं करता है, अभी होल्ड नहीं करता है। और मोदी जी की अपील जो है और मोदी जी की बीजेपी का अपील अक्रॉस द बोर्ड है, कोई ऐसा एक कम्युनिटी में नहीं है, तो इसीलिए ये डिवीज़न डाइल्यूट हो गया था। हमको देखना है कि फिर से ये रिसर्फेस किया है क्या मराठा फिर से पूरी तरह से कांग्रेस एनसीपी की तरफ चले गए हैं। तो ये 3-4 चीज़ पे मेरी नज़र रहेगी इस पर। नहीं, इसमें ये विधानसभा में मुझे बस छोटी सी 1-2 चीज़ें बातें कहनी थी। पहली बात तो ये कि ये डोमिनेंट कास्ट वर्सेस नॉन डोमिनेंट कास्ट, कि जो डोमिनेंट कास्ट किसी भी राज्य में है, क्या उसके खिलाफ बाकी जो नॉन डोमिनेंट होती है वो एकजुट हो जाती है, गोलबंदी कर लेती हैं। जैसे कि हरियाणा में अभी बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, जाट बनाम गैर जाट का हो रहा है। यूपी में, बिहार में यादव बनाम गैर यादव की बात होती है। तो क्या महाराष्ट्र में भी मराठा बनाम गैर मराठा? ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बात आप कह रहे हैं बीजेपी वाली, ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि पिछले एक साल से बीजेपी ने ओबीसी का इस कदर नेटवर्किंग वहाँ पर किया है महाराष्ट्र में कि आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि उसकी डिटेल सामने आती नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कास्ट को आइडेंटिफाई करना, उनके एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, उनके लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, और मान लीजिए 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को बुलाना, उस कास्ट के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और उनके साथ बड़े नेताओं की बैठक करना। ये एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह पे बीजेपी पिछले 1 साल से कर रही है। तो ये जो ओबीसी कंसोलिडेशन बीजेपी कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी की पटकथा बीजेपी पहले ही लिख चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में ये बीजेपी पहले से ही कर रही है। और तीसरा जो फैक्टर आप जिसका जिक्र करते हैं, मनोज जरांगे का, लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई दिए थे, और इसका असर भी चुनाव परिणाम पर देखने को मिला। लेकिन इस बार जैसे कि वो कह रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव में कि अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे, लेकिन उनको मना लिया गया कि आप मत खड़ा कीजिए। इस बार तो वो बिल्कुल आमादा है कि हम खड़ा करेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर वो खड़ा करते हैं, और जिस तरह से वो नज़दीकी उनकी जा रही है AIMIM के साथ, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्या ये मराठा मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा होता तो क्या बीजेपी खुश नहीं होगी? क्योंकि ये जो बीजेपी के खिलाफ वाले वोट हैं वो डिवाइड होंगे, जो हरियाणा में हुआ या और भी जगह पे हुआ। क्या बताऊं? ये जो सर ने कहा ना, एक बात सही बात है कि जहाँ पे भी जो स्ट्रॉन्ग कास्ट है उसके बनाम जो बाकी है उसको जोड़ लेना। जैसे झारखंड में भी था, आदिवासी बनाम नॉन आदिवासी, रघुवर दास को बनाया, मनोहर लाल खट्टर को बनाया। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी ये नया है? और दूसरा, अभी हमने देखा कि मोदी जी की रैलियां फिर से प्लान हो शुरू हो गई। तो जो 4 रैलियां दोनों राज्यों में पिछले चुनाव में किया था, बताया जा रहा है कि अब कई गुना रैलियां इस बार फिर से बढ़ने वाली, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो वापस से हाँ, इसमें थोड़ा सा हम बोल देंगे। महाराष्ट्र का मराठा का डोमिनेशन को समझने के लिए महाराष्ट्र के शुगर कोऑपरेटिव को हमको समझना पड़ेगा, और एजुकेशन का जो ये सारे, ये जो था वो हम लोग पढ़ते थे, पेट्रोन और क्लाइंट का रिलेशन होता था। शुगर फैक्ट्री है और उसके आसपास एक मराठा डोमिनेटेड शुगर फैक्ट्री है, और उसमें काम करने वाले और उसको सप्लाई करने वाले, उससे फ़ायदे लेने वाले हर कास्ट के होते थे। तो मराठा का इन दूसरे जातियों के साथ इंटरलिंकेजेस था, इसीलिए दूसरे जगह जो एनिमोसिटी है मराठा के खिलाफ, महाराष्ट्र में वैसा नहीं है। तो इसीलिए ये डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ दूसरे को खड़ा करना, ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल बीजेपी के लिए भी महाराष्ट्र में नहीं रहा है। आप नहीं इसमें एक चीज बता देता हूँ कि बीजेपी ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी कोई नॉन मराठा पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी के पास भी एक गैलेक्सी ऑफ मराठा लीडर्स है, और पूरा कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बनाया है। तो बीजेपी वहाँ पर इस कार्ड को ऐसे ओवर प्ले नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि इसका नुकसान भी हो सकता है। जहाँ 28% जिस कास्ट के लोग हों, इंटरलिंकेजेस है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। वहाँ पर बीजेपी ने मराठाओं को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दी है जितने कि नॉन मराठास को दी है। और अगर इसी बात को अगर आगे बढ़ाए ना अश्विनी, अगर आप पीछे जाएं महाराष्ट्र में, इस 10 साल की राजनीति के पीछे की बात करिए, और पिछले 40-50 साल की जो कांग्रेस पार्टी की सक्सेस की वजह थी महाराष्ट्र राज्य में, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस के पास दलित बड़े नेता थे, कांग्रेस के पास मराठा बड़े नेता थे, कांग्रेस के पास ओबीसी बड़े नेता थे। जब वो नेताओं ने अपना अपना पीक देखा, और उसके बाद वो जब उनके अंदर आपस में कंपटीशन शुरू हुआ कि कौन सुप्रीम बनेगा, शरद पवार बनेंगे कि शिंदे बनेंगे, कि पृथ्वीराज चौहान बनेंगे, कि अशोक चौहान बनेंगे, कि बाला साहब विखे पाटिल बनेंगे, तो तमाम लोग, यू नेम इट, एंड देवर फ्रॉम एवरी कम्युनिटी। इसीलिए कांग्रेस, विलासराव देशमुख, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो पहला या दूसरा मुस्लिम चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस का था, अंतुले साहब। तो ये कांग्रेस की सफलता की बहुत बड़ी वजह रही है।
उस वक्त बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, शिवसेना पैदा हो रही थी और शिवसेना उतनी बड़ी ताकत नहीं थी, वो केवल मुंबई और मुंबई के आसपास जगहों में थी, बाला साहब ठाकरे का जो प्रभुत्व था। तो वो इस वजह से कांग्रेस सक्सेसफुल रही। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली में कमज़ोर हुआ, मनमोहन सिंह का एरा याद करिए, कांग्रेस शरद पवार निकल के दूर जा चुके थे, विलासराव देशमुख का देहांत हो गया, सुशील कुमार शिंदे बुजुर्ग हो गया, उनको आपने भरी जवानी में राज्यपाल बनाकर उनको आपने रिटायरमेंट घोषित करा दिया उनका। तो ये सब कुछ फोपाज हुए कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। उस खाली स्पेस को जो बात अखिलेश जी बोल रहे हैं वो 100% सही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में हर वर्ग का नेता खड़ा कर दिया आज की डेट में, और ये आज से 10 साल के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, जब उनके अंदर भी प्रभुत्व की लड़ाई होगी। पर आज की तारीख में बीजेपी के पास मराठा नेता हैं, बीजेपी के पास दलित नेता हैं, बीजेपी के पास पिछड़े नेता हैं, ओबीसी नेता हैं। महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर लीडरशिप कोई दिखाई देती है आज की डेट में तो वो बीजेपी के पास दिखाई देती है। और जो बात अखिलेश जी एक और बोल रहे थे उसमें जोड़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ निजी मित्रों को जो बीजेपी और संघ के लिए काम कर रहे हैं, वो पिछले 2.5 महीनों से जो मराठी नहीं है पर एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं, वो अपनी बेल्ट में जाके बैठ गए हैं, उनको काम मिल गया है। वो 2-2.5 महीनों से महाराष्ट्र में जो आदिवासी इलाके हैं, महाराष्ट्र के जो सोकॉल्ड नक्सली इलाके हैं, गढ़चिरौली जैसा इलाका, महाराष्ट्र में जो दलित इलाके हैं, वहाँ 2 लोग को मैं जानता हूँ जो हरियाणा का चुनाव सब दुनिया देख रही थी। उन 2 आदमी को मैंने फ़ोन किया, आपका संपर्क कहाँ पे आजकल? तो पता लगा हम तो वहाँ हैं। तो कहा आप वहाँ क्या कर रहे हैं? बोलते चुनाव है 2 महीने के बाद। तो ये काम बीजेपी और संघ ने, मुझे 2-2.5 महीने पहले की बात, हो सकता है कि वो वहाँ पहले से मौजूद हो, तो बीजेपी ने उस पर बहुत बिल्कुल माइन्यूटली काम किया है। और जब हरियाणा का परिणाम जिस तरीके से आश्चर्यचकित करने वाला आया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि याद ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, वो महायुति के लिए बड़ा फेवरेबल होने वाला है। और अगर उनके फेवर का नहीं होने वाला है तो 23 और 26 में मात्र 72 घंटे हैं। लोकसभा का चुनाव परिणामी विधानसभा रहेगा, ये भी एक बड़ा नहीं, सवाल ये है। मैं ये पहले ही कह चुका हूँ कि ये कहना अभी मुश्किल है आज की तारीख में। पिछली बार हरियाणा में गलत हुए थे तो उससे सबक लेते हुए अभी मैं ये कहूँगा कि भी फंसा हुआ है मामला, क्योंकि लोकसभा में एक इनके पक्ष में जो माहौल था वो विधानसभा में वैसा होगा ये कहना मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि एक नया चीज़ हो रही है। 4 दल हुआ करते थे मुख्य रूप से, जो 2 कांग्रेस और एनसीपी एक साइड में थे और बीजेपी और शिवसेना एक साइड में थे। अब वो 4 से बढ़ के 6 हो गए। तो मतलब टिकट के दावेदार तो हर पार्टी से हर सीट पे रहते ही हैं नॉर्मली। वो एक टाइम पे सेट हो गए थे कि भाई कांग्रेस के ये होल्ड है, एनसीपी का ये होल्ड है, यहाँ से इसको सीट। ऐसे ही बीजेपी शिवसेना के बीच में एक ट्यूनिंग बन गई थी क्योंकि लॉन्ग टर्म से ये पार्टनर थे। अब वो ट्यूनिंग टूट गई। अब हो गए भैया, उधर 2 से 3 हो गए, इधर भी 2 से 3 हो गए, मतलब अब दावेदार बढ़ गए। उदाहरण के तौर पर देखें कि नासिक सेंट्रल सीट है, वो कांग्रेस वहाँ से हमेशा लड़ती रही। अब वो खाते में आ गए किसके? शिवसेना उद्धव ठाकरे के। अब वहाँ कांग्रेस के लोगों ने बगावत कर दी, वहाँ आंदोलन हो गया, क्योंकि भाई कांग्रेस के तमाम नेता वो थे, भाई हमारी सीट है, हम हमेशा लड़ते आए हैं। एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस को मिलती थी, अब अचानक से वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिल गई। ये एक प्रॉब्लम। अब आप देखिए कि समीर भुजबल, जो छगन भुजबल साहब के भतीजे हैं, हाँ। मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष थे। अब वो चाहते थे कि नासिक की नंदगांव सीट से उनको टिकट मिले, जहां पर छगन भुजबल साहब के बेटे 2 बार के एमएलए रह चुके हैं पहले, लेकिन वो आ गई शिवसेना के खाते में, एनसीपी के खाते में आई नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो कह रहे हैं मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा। अब इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जगह पे होंगी। जब बीजेपी ने 99 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, उसके बाद से देखिए कितनी खबरें आई, बहुत सारी नाराजगी की खबरें थी जिसको जो दावेदारी कर रहे। तो अब दावेदार ज़्यादा हैं और चूंकि गठबंधन में दल बढ़ गए हैं तो आप सबको संतुष्ट कर नहीं पाओगे। ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जो सीटों की जो आप 85 पे बहुत अच्छे से बताया अखिलेश सर ने, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको मैनेज कौन कैसे करता है, ये एक सीट पे ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने देखा कि हरियाणा में कांग्रेस की जो हार हुई उसकी बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस तो उसमें गलत फहमी में थी कि भैया लोकसभा में तो हाफ कर दिया, इसमें हम साफ कर देंगे। और आपने देखा कांग्रेस के बागियों ने कितना बुरा अटेंड किया। कई सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी 3रे नंबर पे थे, बागी 2रे नंबर पे थे। ये एक छोटा सवाल था, अगर आपने अध्ययन किया हो तो हरियाणा में जो विधानसभा के परिणाम आए, इसको अगर हम लोकसभा की सीटों में कन्वर्ट करें तो क्या तस्वीर बनती है? नहीं, अभी सर उस चीज को तो एनालाइज नहीं किया, लेकिन अभी की विधानसभा को हाँ, क्योंकि लोकसभा में तो आधी आधी हो गई। हाँ 40-44 हो गई थी।
लोकसभा को विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं, तो विधानसभा को अगर आप लोकसभा में कन्वर्ट करो तो नॉर्मली मुझे लगता है कि वो बीजेपी की वही रहेगा वोट शेयर ऑलमोस्ट 6 बढ़ जाएगा। वो, हाँ 6-4 हो जाएगा, 6-4 हो जाएगा 10 सीटें बढ़ गई तो हाँ बीजेपी 6-4 बीजेपी के फेवर में रहेगा। 11 सीटें बढ़ गई ना, नहीं, लेकिन बेंचमार्क अगर वोट शेयर को माने तो उसमें मार्जिनल हाँ उसमें सर वोट शेयर इक्वल है तो वो हो सकता है कि, लेकिन अगर होगा भी तो 6-4 से ज्यादा का गैप नहीं होगा, क्योंकि वो आप देखिए एरिया जो इनका है वो जैसे साउथ और उधर जो जीटी करनाल रोड पे बीजेपी ने अच्छा किया, बाकी जो जिंद कैथल और ये सब एरिया में अब कांग्रेस ने अच्छा किया है। जो नहीं, वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, मैं वापस आपको हरियाणा से महाराष्ट्र ले आता हूँ, जीटी करनाल से हम आगरा बॉम्बे रोड पे चलते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वोट शेयर की अगर बात करें तो लोकसभा में भी दोनों महायुति और महाअघाड़ी का गठबंधन ऑलमोस्ट बराबर Almost था, बराबर, बिल्कुल सही 1% के बात है। आसपास हाँ, का अंतर था। वोट शेयर के बीच में ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन सीटों सीटों में के बहुत बीच में गैप था। था। इनकी 30 वो थी, कितना था बताइए ना। वोट शेयर का गैप मुझे लगता है 1-8% से ज्यादा का अंतर नहीं था, बहुत ही मतलब बराबर का मुकाबला था। और अगर हम ये बात करें आपकी, ये अश्विन देख रहे हैं बता देंगे, सीटों में बहुत अंतर था। 30 सीटें इनकी थी, 17 उनकी थी। एक निर्दलीय जो आया था वो भी बाद में महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि कांग्रेस का ही बागी था वो। तो वो एक चीज है कि बागियों को, बागी वहां भी था जो जीत गया बाई चांस, इस बार लेकिन तो महाराष्ट्र में बागियों की बाढ़ आने वाली बाढ़ है। आने वाली है, क्योंकि क्योंकि पार्टियां बढ़ गई। पार्टियां बढ़ गई हैं, पार्टियां बढ़ गई। कैंडिडेट की पार्टियां चेंज हो गई हैं। आप लड़े थे शिवसेना से, अब आप आ गए हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे में, है ना, तो वहां पे शिवसेना अपना कैंडिडेट खड़ा करे हुई, हमारी सिटिंग सीट है ये, है ना, उस दावे के साथ जाएगी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतने मुझे बागी दिखाई दे रहे हैं, जितनी सीटों पे शिवसेना लड़ेगी, दोनों शिवसेना और जितनी सीटों पे एनसीपी दोनों लड़ेंगी, उतने बागी होंगे। अच्छा, उसमें देखिए शिवसेना चूंकि लोकसभा में ज्यादा सीटों पर लड़ी, स्ट्राइक रेट उसका कम रहा, 21 सीटों पे लड़ी, जीत पाई सिर्फ 9 जीत पाई। अब कांग्रेस तो 17 में 13 जीत गई। कांग्रेस की डिमांड ज्यादा है कि भाई हमने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो भाई हमें उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन शिवसेना उसको लेके तैयार नहीं है। और शिवसेना ये जानती है कि कांग्रेस की भी मजबूरी है कि उसको हमें थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि कांग्रेस की जीत जो है वो, उसमें कांग्रेस का रोल शायद उतना बड़ा नहीं था। वो एक ओवरऑल जो मोमेंटम बना उसमें शरद पवार या उद्धव पवार की एक लीडरशिप के तौर पे भूमिका बड़ी थी। कांग्रेस की लीडरशिप वहां पे आप देखें तो एक जूनियर पार्टनर की थी, ठीक है, उनकी मेहनत का फायदा कांग्रेस को ज्यादा मिल गया। और कांग्रेस ने, ये बात सही है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर उसने बीजेपी को हराया है। जो विदर्भा की हम बात कर रहे थे, विदर्भा पे तो सीधा सीधा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होता है, वहां पे शिवसेना या एनसीपी का उतना बड़ा फैक्टर नहीं जो बीजेपी बनाम कांग्रेस है। कांग्रेस ने वहां बेटर परफॉर्म किया है, तो वो है। लेकिन आप लीडरशिप के सवाल पे देखेंगे तो कांग्रेस की लीडरशिप अब वहां उतनी स्ट्रांग नहीं है। खासकर आप देखें विलासराव देशमुख की डेथ के बाद से कांग्रेस को वो करिश्माई नेता महाराष्ट्र में मिला नहीं। अब जैसे आप देखेंगे कि जो कराड़ सीट से लड़ रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री में, हाँ पृथ्वीराज चौहान, उनकी उम्र एक ठीक ठाक एज हो गई है, मुझे लगता है 80 के आसपास। हाँ बाबा कितनी एज है? 70 से 73 की। नहीं, इससे तो ज्यादा ही होगी एज, ठीक ठाक है उनकी। नहीं तो अब वो उस ढंग की लीडरशिप नहीं है। आप अभी भी देखिए, हाँ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इस बहस में से कई सारी चीज़ें निकलती जाती हैं। अब ये ठीक ठाक, इन्होंने बोल दिया ठीक ठाक हो गई। अरे भाई ठीक ठाक का क्या है? एक तरफ तो बीजेपी में कहा गया कि 75 साल जो अनौपचारिक है उम्र की, जिसके बाद रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में पार्टी ने कहा कि वो तब की परिस्थिति अलग थी, अब वो नियम भी भूल गए। अब यहाँ पे आप इंडोनेशिया का देख लीजिए, महातिर मोहम्मद, ठीक है, 90 ईयर्स की एज में वो उन्होंने कमान संभाली इंडोनेशिया की। जो बाइडन आप देख लो, उनकी क्या स्थिति, 84 साल की उम्र में है, तो वो उम्र का ये रहता है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान 78 ईयर्स के हैं और 78 तो मैंने 80 के करीब बोला था, 2 साल के। हाँ ठीक। तो आप ये देखिए कि क्योंकि एक एक सीट से कई दावेदार हैं, अब पार्टी की मजबूरी है भाई, कांग्रेस लीडरशिप पे भी तो दबाव है कि अपनी, अगर जिस सीट पे आप हमेशा आपका कैंडिडेट लड़ता रहा है वो शिवसेना को आप उठा के कैसे दोगे। मैंने एक उदाहरण दिया नासिक सेंट्रल का, यही दबाव एनसीपी का है। समीर भुजबल एक ठीक ठाक स्तर के नेता हैं, छगन भुजबल के भतीजे हैं, तो वो चाहते थे नंदगांव से लड़ना, अब वो सीट चली गई शिवसेना के खाते में, एनसीपी के खाते में आई नहीं। इसको ऐसे भी दर्शकों को समझाना चाहिए। 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो आज जो गठबंधन दिख रहे हैं महायुति और महाअघाड़ी, ये विरोध में थे। कांग्रेस शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस एनसीपी एक साथ थे, शिवसेना भाजपा एक साथ थी। अब शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, आधा टुकड़ा बीजेपी के साथ रह गया, आधा टुकड़ा कांग्रेस के खाते में आ गया। तो वो विधायक जिसने कांग्रेस के आदमी को हराया होगा, जो कांग्रेस के आदमी को हराया होगा, आज वो खुद कांग्रेस और कांग्रेस के साथ ही आके बैठ गया है।
तो उस सीट पर कांग्रेस भी अपना आदमी लड़ाना चाह रही है, कांग्रेस का आदमी लड़ना चाह रहा होगा, पर वो क्योंकि इधर से आ गया तो वो भी लड़ेगा। तो कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा रायता फैला हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से तमाम सेफोलॉजिस्ट के लिए सबसे कठिन परीक्षा ये होने वाली है महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि क्या हो रहा है। जो मैं तो अभी से बोल दे रहा हूँ कि वैसे हमने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया सेफोलॉजिस्ट का क्या रहा है बीते 2 बार, तो जरा सोच समझ के उनकी बात मानिएगा, नहीं मानेंगे तो बेहतर रहेगा। पिछले चुनाव में सर लोकसभा में 42% लगभग था और 41% महायुति का और 1% का। हाँ 41। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं, यानी सोमवार को मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक दर्शकों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक साझा करें, और चुनाव का मौसम आ गया है तो प्लीज़ इलेक्शन कैफे को जरूर देखें, NDTV इंडिया जरूर देखें। NDTV इंडिया के चैनल पे ही मिलता है ये इलेक्शन कैफे। तो पक्का देखेंगे। धन्यवाद।